चलिए बेटा, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इस क्लास में हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऑलरेडी आ चुके हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बेटा दो तरह के प्रोजेक्टाइल्स हमने देखे हैं। बेसिकली तीन तरह के। एक तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल देख चुके हैं हम लोग। दूसरा हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कर चुके हैं। और तीसरा हम लोगों ने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल्स भी किए हुए हैं। तो पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म पे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी आपको मिल जाते हैं। मे बी यू मे गेट अ चांस टू सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में खास क्या है, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इट सेज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री के एंगल पर हम उसको थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे हम उसको, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल। और स्पीड जो है ना इस पार्टिकल की, दैट इज हियर 10 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। हम लोगों को मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्रोजेक्टाइल के केस में, मैं बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्टाइल में जब हम बोलते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट डज दिस थिंग मीन्स। पहले हम इस चीज को समझेंगे, देन वी विल मूव टू अदर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो पहले ध्यान दो बेटा। लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन दिस ट्राइजेक्टरी के जो केस में हम लोग के लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। सी रेडियस ऑफ कर्वेचर of trajectory, radius of curvature of trajectory, radius of curvature of trajectory। ठीक है ना, अच्छे से समझो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है जो कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड, और आपने क्या किया हुआ है ना, आपने मान के चलो कि यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हुआ है। ठीक है, विच इज गोइंग लाइक दिस वे। इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है एंड देन इस तरह से ये फॉल कर रहा है नीचे, है ना। और इसकी जो इनिशियल स्पीड है ना, सपोज दैट इज यू, वी हैव प्रोजेक्टेड इट एट एन एंगल ऑफ थीटा, और यू स्पीड है। यहाँ से जो कंपोनेंट निकलेगा दैट विल बी यू कॉस थीटा। दिस इज ऑफ कोर्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और यहाँ से जो कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी का, दैट इज यू साइन थीटा, एंड दिस इज ऑफ कोर्स द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब हम ये भी जानते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। देखो क्या करना है, बेसिकली मैं इस तरह से बता रहा हूं। अगर मुझे डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वांट टू डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कैसे करेंगे। मान लो बेटा मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है, इस लिमिट में, इस रेंज पे ना, यहाँ पे। ठीक है, तो आई विल टेक दिस कर्व, जहां पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ना, आई विल टेक दैट कर्व। ठीक है, और मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा सर्कल है जो इस कर्व पे फिट बैठता है। ठीक है ना, लेट मी ड्रॉ ए सर्कल जो इस कर्व पे बिल्कुल फिट बैठेगा, है ना। लेट अस टेक दिस वन, दिस सर्कल, एंड विल ट्राई टू फिट इट। ठीक है, आई विल ट्राई कि ये सर्कल जो है ना ये फिट हो जाए ऐसे करके। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फिट इट। ओके, सो ये सर्कल मान लो इस कर्व पर फिट हो गया। ठीक है ना, ये सर्कल, राइट, दिस इज द सर्कल जो इस कर्व पे फिट हो गया। ठीक है ना, मतलब ये जो कर्व है ना, मैं कह सकता हूं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल, है ना। इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग बेटा लिखते हैं, रो से लिखेंगे। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से लिखेंगे, रो से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर से मुराद क्या है, अब आप समझ लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्राइजेक्टरी,
देखा कैसे करते हैं? पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको लेना है उस पर्टिकुलर कर्व को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, ठीक है ना। और उस जगह पे एक ऐसा सर्कल बनाना है विच फिट्स इट, जो इसको फिट करता है, ठीक है। चलिए आई विल राइट डेफिनेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, आई विल राइट इट। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करते हैं, देखो क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी, हम कर्वेचर कहें या ट्राइजेक्टरी कहें बात एक ही है, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है, जो हमारे पास ये सर्कल है उसी की ट्राइजेक्टरी की रेडियस में बोल रहा हूँ। रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल का अगर आपको रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, एट अ पॉइंट, at a point along its trajectory, at a point along its trajectory is the radius of circular arc, है ना, is the radius of circular arc, is the radius of circular arc which fits, which approximates the curve, you can say which approximates the curve, which approximates the curve, ठीक है ना। मतलब उस सर्कल की रेडियस जो इस कर्व को क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करता है, जो इस कर्व पे फिट बैठता है। मान लो तुम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे निकालनी है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या करोगे, यू विल ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस वे विच विल फिट दिस कर्व, ठीक है, जो इस कर्व को फिट करेगा, ठीक है, जो इस कर्व मतलब उस सर्कल का पार्ट होगी, ये कर्व उस सर्कल की पार्ट होगी, तो उस रेडियस को, जो वहां पे रेडियस होगी, दैट्स कॉल्ड एज रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है ना। अब सवाल ये कि सर इसको डिफाइन क्यों करते हैं, वाई पीपल डिफाइन इट, ठीक है ना। ये हमें कहता है कि हाउ द ट्राइजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कर्विंग, ठीक है ना, इससे हमें पता चलता है, इट टेल्स अस हाउ द ट्राइजेक्टरी ऑफ, हाउ द ट्राइजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कर्विंग, है ना, उस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का जो है ना ट्राइजेक्टरी कैसे कर्व हो जाता है, ठीक है, किस तरह से टिल्ट हो जाता है ना। जैसे मुझे बोलो, अगर मैं आपको बोलूं इस पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ में मुझे बोलो बेटा सबसे मिनिमम, सबसे कम कहां पर पाथ कर्वड होगा, यू विल से सर अगर यहां से स्टार्ट करेंगे ना पॉइंट ए से और यहां तक पॉइंट बी तक जाएंगे, आपको पाथ कर्वड ही मिलेगा, कर्वड ही मिलेगा पाथ आपको, किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि पाथ कर्वड नहीं है, हर जगह पे पाथ कर्वड ही है। लेकिन सर सबसे कम कर्वड पाथ जो है ना वो यहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम कर्व है, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम कर्व है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कर्व है, ठीक, यानी कर्व्ड पाथ सबसे कम कहां पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर ये यहाँ का होगा रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी, यहाँ पे होगी मिनिमम, है ना, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी यहाँ पे मिनिमम होगा, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी इज मिनिमम एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं चीजों को, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी आप कैसे कैलकुलेट करते हो। सी बेटा देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी निकालते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, ठीक है। बट एक चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मुझे लगता है विल राइट डाउन द फॉर्मूला डायरेक्टली इन दिस केस, ठीक है, आगे चल के आप डिराइव भी करोगे उसको, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जो क्वेश्चंस है ना, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेई, जेई में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बट सिंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। तो रोह की जो फॉर्मूला है ना दैट इज mv³ डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ f क्रॉस v, ठीक है, f क्रॉस v, ठीक है, m इज द मास ऑफ दिस projectile, v is the velocity, f is the force,
मतलब प्रोजेक्टाइल किस फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा है, वो फोर्स आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। और इस केस में कौन सा वो फोर्स है जिसके अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है? ऑब्वियसली ग्रेविटी। mg, gravity is the force under which the projectile is moving. So you can write rho is equivalent to m v cube डिवाइडेड बाई, इस f क्रॉस v को सॉल्व करेंगे, एफ वी साइन थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी क्यूब डिवाइडेड बाई एफ के बदले एम जी वी साइन थीटा। तो यू कैन से देन के सर v कैंसिल हो जाएगा और m भी तो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, है ना। दिस इज द केस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किस तरह से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जरा मुझे बोलो इस रो से, रो यहाँ पे क्या है, इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन साइन थीटा, यू कैन से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, रो का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 है ना, और वो हाईएस्ट पॉइंट पर ही हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो वहीं पे एंगल 90 बन जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज सिंपल, है ना। तो उस केस में जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये रो मैक्सिमम कितना आएगा, ट्रेजेक्टरी का रेडियस मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम इट विल बी वी स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना +1, वी ऑल नो, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो ये वाली फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई जी इज द फॉर्मूला फॉर ट्राइजेक्टरी व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। चले और आगे देखते हैं बेटा, इसमें कुछ खास और भी बहुत सारी कहानियां हैं इसमें बताने के लिए, ठीक है। लेट मी सी सम मोर थिंग्स, ओके। सो देखो और क्या है इसमें, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना निकला हमें, हाईएस्ट पॉइंट पे हमने देखा कि रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी इज मिनिमम एंड दैट रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी इज सिंपली वी स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना। लेकिन जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन, जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इस तरह से होगा, और वो तो कांस्टेंट ही है ना, यू cos थीटा दैट्स ऑलवेज कांस्टेंट, और y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बिकम 0 एट दिस पॉइंट। यू नो हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट होता ही नहीं है वेलोसिटी का, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, y कंपोनेंट 0 हो चुका होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। तो मुझे बोलो हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप देखोगे तो रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी कितना आएगा, दैट विल बी वी के बदले आप लिखोगे u cos थीटा, देन देयर इज अ स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, तो you'll say sir it is simple u square cos square theta divided by g, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम, मिनिमम रेडियस याद रख लेना फॉर्मूला u स्क्वायर cos square theta divided by g, this is the minimum, okay। so this was the concept related to the radius of curvature, है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहो या रेडियस ऑफ ट्राइजेक्टरी आप कह सकते हो, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था ना, लेट मी सी, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट, isn't that? Let us rub all these things and see how can we solve this question. This is again a simple question. It says a projectile is projected at an angle of 60 degree. So इसमें क्या किया गया है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है at an angle of 60 डिग्री, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, ओके। द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसने रो मिनिमम पूछा है, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो हमने अभी निकाला, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो यू स्क्वायर मीनस 10 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 60 है, डिवाइड बाय जी का वैल्यू 10 है, तो 10 और 10 कैंसिल, तो 10, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 10/4, तो दिस विल बी 2.5 मीटर, isn't that? So इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज 2.5 मीटर, एंड इज देयर एनी आंसर, ओके 2.55 आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पे g का वैल्यू 10 यूज किया होता, वरना 9.8 ही है, आपका आंसर यही है, ठीक है। 2.55 इज द करेक्ट आंसर, ओके।
सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना, कभी पूछा जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि पूछा जाए इस पे। सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v, इसको हमने वेलोसिटी v के साथ ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक 30 डिग्री एंगल पे हमने इसको फेंका हुआ है, प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो उसके बाद कह रहा है कि एंड अनदर बॉडी, एक और बॉडी है ऑफ द सेम मास, उसका भी मास सेम ही है, ठीक है, उसको भी हमने फेंका हुआ है, मतलब एट द स्पीड, एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ उसको भी हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, मतलब दोनों की जो स्पीड है दैट इज बेसिकली सेम, ठीक है। दो बॉडीज, एक बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to the horizontal, and another body of mass b of body b of same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री एंगल पे हमने इसको फेंका हुआ है, ठीक है, दोनों बॉडीज हैं, दोनों की स्पीड सेम है, शाबाश, दोनों का मास एक जैसा है, लेकिन हमने उसको फेंका हुआ है, एक को फेंका है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, दूसरे को फेंका है 60 डिग्री के एंगल पे। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशो बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई खास बात है ही नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आप क्या करो, आप बस रेंजेस के लिए फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और उसके बाद बस बात खत्म, उसके बाद आपका रेशो निकल जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, मुझे पहले बोलो आप रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है, विल राइट सोल्यूशन। देखो मुझे बोलो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है, आपने रेंज के लिए फॉर्मूला पढ़ी है, शाबाश। जब हम रेंज के लिए फॉर्मूला देखते हैं, रेंज के लिए फॉर्मूला आता है इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में आता है u अंडर रूट ऑफ 2h/g, है ना, दैट्स हॉरिजॉन्टल केस, ठीक है। बट अगर हम एंगुलर केस देखेंगे दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना। तो रेंज के लिए जो फॉर्मूला आती है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो अपने पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक है अपने पास a, प्रोजेक्टाइल ए, चलिए सेपरेट करेंगे, प्रोजेक्टाइल ए, दूसरा है अपने पास प्रोजेक्टाइल बी, है ना। तो प्रोजेक्टाइल ए के लिए लिखेंगे रेंज आर ए, दैट इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा, कितना उसका, थीटा उसका 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाई जी, वेलोसिटी क्या रखी मैंने u, तो रेंज क्या आएगा, इट विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, ओके। तो साइन 60 का वैल्यू आप पुट कर दो, range of a that is nothing but it is u square, sine of 60 is root 3 by 2 divided by g, okay, let me call it as 1। अब प्रोजेक्टाइल b के लिए बोलो रेंज दैट इज आर बी, यू स्क्वायर, इसकी स्पीड भी u है, क्वेश्चन तो कह रहा है सेम स्पीड से फेंका है, ठीक है, साइन ऑफ ट्वाइस, एंगल यहाँ पे है दूसरे के लिए 60 डिवाइडेड बाई जी, जी आप देख लो, ठीक है। तो रेंज ऑफ द b दैट इज u स्क्वायर साइन ऑफ 120 divided by g, तो range of b that is u square divided by g। now sin 120 that is basically sin 120, sin 120 कैसे निकालेंगे आप लोग, sin 120 को हम निकालेंगे with the help of this 90 plus theta, जो हमारे लिए फॉर्मूला है sin of 120, that is simple, that is sin of 90 प्लस 30, है ना, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 वो हो जाएगा कॉस 30, है ना, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज गिवन बाय कॉस ऑफ 30, कॉस 30 कितना होता है, दैट्स रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, ठीक है। लेट मी चेक कि यही है कि नहीं, ठीक है ना, मतलब साइन 90 प्लस थीटा दैट विल बिकम कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इफ विल बिकम कॉस ऑफ थीटा देन वी कैन से कि वहां पे पहुंच के हाँ कॉस होता है नेगेटिव, दैट्स ऑब्वियस आई गेस, ठीक है। तो कॉस साइन ऑफ रूट 3/2 पॉजिटिव है, सॉरी सॉरी पॉजिटिव है, ओके ओके दैट्स पॉजिटिव, तो रूट 3/2 है, दैट्स रूट 3/2, ओके ओके सॉरी बेटा। तो देखो
यहाँ पे √3/2 आएगा, है ना। अरे आर ए और आर बी दोनों की रेंज तो बराबर है ना। इसका भी आई उसका √3/g, इसका भी आई उसका √3/g, दोनों की रेंज बराबर है, कोई डिफरेंस है ही नहीं रेंजेस में। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है रेंजेस में, बराबर हैं दोनों के दोनों रेंजेस, सो व्हेन यू विल डिवाइड देम व्हाट यू विल गेट अ 1। ओके, you will get simply 1 if you divide them, ठीक है। So its answer is 1:1। I hope you are getting me, its answer is 1:1, simple। So range of A is to range of B, that is 1:1, this one, correct option is B, ठीक है ना, correct option is B, 1:1। okay, this is a very old question, basically it was asked in 1992 and 1990s। okay, so ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट इट सेज। इट सेज दैट there are two projectiles of same mass which are thrown with the same velocity at an angle of 60 degree and 30 degree with the same horizontal। ठीक है, मतलब अभी जैसे किया था ना क्वेश्चन, वैसे वाला ये है कि हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक को हमने फेंका हुआ है एट एन एंगल ऑफ 30, दूसरे को फेंका हुआ है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन ये है कि अब इनमें से कौन सी चीज सेम रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड, ऑल ऑफ देम, कौन कौन सी चीज है इससे चीज सेम रहेगी, ठीक है। ये अभी जो क्वेश्चन हमने किया ये वही वाला है, ठीक है। मतलब देखो इसमें दो प्रोजेक्टाइल्स है ना, एक को मान के चलो ए और दूसरे वाले को मान के चलो बी, ठीक है। तो ए को हमने 60 डिग्री पे फेंका है, बी को हमने 30 डिग्री पे फेंका हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखा कि ए की रेंज और बी की रेंज बराबर आती है, रेंज ऑफ ए एंड रेंज ऑफ बी इज इक्वल, ठीक है ना। अब तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स विल बी इक्वल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। टाइम के बारे में आपका क्या ख्याल है, टाइम पीरियड ऑफ ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, यू कैन जस्ट कैलकुलेट, ओके दैट्स सिंपल। आप कैलकुलेट कर लो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा ए को, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा बी को, ठीक है। सो व्हेन यू विल से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए, दैट इज सिंपली 2u sin थीटा बाई जी, है ना। ए के लिए दो है 2u साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई दिस जी, है ना। और बी के लिए कितना है, बी के लिए वो टाइम है 2u साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से देखो टी ए इज नॉट इक्वल टू टी बी, है ना। तो दूसरा वाला पहला वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, टाइम बराबर नहीं होगा, ठीक है, हो गई बात खत्म। अब मैक्सिमम हाइट के बारे में बात हो जाए, मैक्सिमम हाइट क्या, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट एच ए निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द ए, मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द ए इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है ए के लिए 60 डिवाइडेड बाई जी, और बी के लिए वो हाइट कितनी होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 30 है डिवाइड बाई जी। तो यहां से देखो एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी। सो भैया ना तो यहाँ पे क्या है टाइम पीरियड बराबर है, ना ही इस केस में मैक्सिमम ये हाइट इज बराबर हैं तो सिर्फ एक चीज है और वो क्या है रेंज, सिर्फ रेंज ही बराबर है बस, और कोई चीज बराबर नहीं है, ठीक है, रेंज बराबर है। अच्छा ऐसा क्यों, देखो यार मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, दूसरे को हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करना होगा, तब क्या होगा दोनों की रेंज सेम आएगी, उस केस में दोनों की रेंज सेम आएगी। देखो पहले वाले को किस एंगल पे है 30, दूसरा किस एंगल पे लगाना है 90 माइनस 30 दैट इज 60, है ना। ये दोनों 90 ए को 30 पे लगाया, दूसरे को 60 पे, 30 प्लस 60 टोटल में है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए प्रोजेक्ट ये रेंज सेम होता है। I have told you for complementary angles range is same, range same होता है complementary angles के लिए, ठीक है ना। So this one is an easy question, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट किए बिना भी बता सकते हो कि सर एक को 30 डिग्री पे फेंका है, दूसरे को 60 डिग्री पे, 30 प्लस 60 मतलब 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो वो वाला केस हो गया ना कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो उस केस में रेंज बराबर आएगी, बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक, कोई खास बात नहीं, ठीक है। ओके चलें ठीक है, विल जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब चलिए ये वाला एक और क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज अनदर क्वेश्चन, लेट मी फर्स्ट रब ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके दिस इज द अनदर क्वेश्चन।
what it says. It's from Ames. So there are two projectiles now. For the angle of projection अपने पास दो projectiles हैं, ठीक है. सेम टू सेम कहानी है, फिर से दो प्रोजेक्टाइल्स हैं अपने पास, ठीक है. एक को फेंका है एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा, दूसरे को फेंका है एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस थीटा, ठीक है. तो अब आपको ये बताना है कि दोनों की जो रेंज है, ठीक है, उसका रेशो क्या होगा, ठीक है. दोनों की रेंज का रेशो क्या होगा, ठीक है. सी बेटा, इट्स सिंपल. टेक ए मिनट एंड सी व्हाट द क्वेश्चन बेसिकली सेज, ठीक है. एक को फेंका है हमने एट एन एंगल ऑफ, एक को फेंका है हमने एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस 45 माइनस थीटा, और एक को फेंका है हमने एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस थीटा, ठीक है ना. तो दो एंगल्स हैं, ठीक है. दोनों एंगल्स का रिलेशन क्या है आपस में, देखो शॉर्टकट मारो. थीटा 1 पहले को फेंका है एट एन एंगल ऑफ, पहले वाले को हमने फेंका है एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा, ठीक है. दूसरे वाले को थीटा 2 उसको फेंका है एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस थीटा. तो अगर आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 करोगे ना, व्हाट यू विल गेट 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा. तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल, दैट इज 90. सो दोनों को हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका है, ठीक है. तो जब प्रोजेक्टाइल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जाता है तो रेंज उनकी सेम आती है, ठीक है. मतलब रेंज का जो रेशो है 1:1 आता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 1:1 है. देयर इज नो नीड टू सॉल्व, ओके. क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस हुए हमने उनमें देखा ये तो होता है, ठीक है. चले, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this question is something interesting. It says that there is a particle of mass m which is projected with the velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फेंका हुआ है at an angle of at an angle of 45 degree with the horizontal. Okay. When the particle lands on the leveled ground, the magnitude of change of momentum is, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे लैंड करेगा, ठीक है ना, मतलब सारी जर्नी ये खत्म कर चुका होगा और अब ग्राउंड को ये हिट करने वाला होगा, ठीक है. ग्राउंड को ये हिट करेगा, ठीक. तो तुम लोगों को बोलना है इस पूरी प्रोजेक्टाइल की जर्नी में रेंज कितना चेंज हुआ है, ये ना सॉरी मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, ठीक है. देखो, इसको करने का एक आसान तरीका है, मैं समझाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को निपटाते हैं सेकंड्स में. देखो भाई, ये आपके पास है ग्राउंड, ठीक है ना. यहाँ से प्रोजेक्टाइल उठा, ऐसे मोशन डिस्क्राइब करके यहाँ पे गिरा, ठीक है. इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है, क्वेश्चन क्या रहा है, इनिशियल में वेलोसिटी v है. जब ये गिरेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, बोल यार वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है. यू विल से सर अगर यहाँ पे थीटा एंगल है, इनिशियल में ये है यू एक्स यू कॉस थीटा, सॉरी यू नहीं है वी कॉस थीटा, और यहाँ से है वी साइन थीटा. सर जब ये पार्टिकल गिरेगा ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, एक्स कंपोनेंट तो अभी भी वही है v cos थीटा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है. y कंपोनेंट क्या होता है, वो होगा इस वाली डायरेक्शन में और वो होगा v sin थीटा. नहीं याद है, याद करो. देखो अगर y कंपोनेंट फॉर एग्जांपल 10 था, तो जब ये हिट करेगा ग्राउंड को तो क्या बोला था मैंने, y कंपोनेंट विल बिकम -10, क्योंकि बस रिवर्ट हो रही है डायरेक्ट. अरे इनिशियल में जो वेलोसिटी दी थी, जब ये हिट करेगा ना ग्राउंड को, तो उसी वेलोसिटी से ये हिट करेगा, विद द सेम वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना. ओके, दिस आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, ठीक है ना. चलो अब बताओ मुझे चेंज इन मोमेंटम. देखो एक्स कंपोनेंट की वजह से मोमेंटम चेंज होगा नहीं, मोमेंटम चेंज ड्यू टू एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट की वजह से कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा. मोमेंटम चेंज ड्यू टू एक्स कंपोनेंट इज 0. व्हाई, क्योंकि सर एक्स कंपोनेंट चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है. एक्स कंपोनेंट तो चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है ना. लेकिन वाई कंपोनेंट की वजह से मोमेंटम चेंज होगा. कितना, शाबाश. इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल था एम वी साइन थीटा, वाई एक्सिस से मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी वाई एक्सिस से है वी साइन थीटा, ठीक है ना. माइनस, फिर फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा सर माइनस एम वी साइन थीटा, है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल बी 2mv साइन ऑफ थीटा. तो ये आएगा 2mv साइन ऑफ थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में है 45, तो इट विल बी 2/√2 mv, है ना. 2/√2, क्यों 2/√2, क्योंकि साइन 45 होता है ना 1/√2, ठीक है. रैशनलाइजेशन करो, यू विल गेट √2 m into
v। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, याद रखने के काबिल है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा आपका। गेटिंग मी और नॉट? सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ I guess we'll be moving to some other question, right? Okay, we have a lot of questions for this session, right? So we'll be moving to some other question right now. Okay, now next question. Okay beta, next question ले लेते हैं। This one is the next question. Okay, to see what this question says, it says the speed of the projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है ना वो इनिशियल वैल्यू से हाफ है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है ना दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो तुम लोगों को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए बेटा देखिए कैसे करेंगे इसको, डन कैसे करेंगे। देखिए ये मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट एक ग्राउंड है ना, और इस ग्राउंड पे मान के चलो बेटा कि हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका हुआ है। लेट मी, चलिए यहाँ से बनाते हैं, दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका हुआ है, प्रोजेक्ट किया है। इट इज लाइक दिस वे, फर्स्ट इट गोज अप देन इट गोज डाउन, है ना। तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इनिशियल में सपोज वेलोसिटी थी u, है ना, हमने इसको फेंका है से फॉर एग्जांपल एट द एंगल ऑफ थीटा, तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट निकलेगा, u cos थीटा, और यहाँ से हाँ u sin थीटा। वेरी गुड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो कौन सी वेलोसिटी होगी, y कंपोनेंट तो होगा ही नहीं वेलोसिटी का, x कंपोनेंट वही होगा अपना u cos थीटा, है ना। और y कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, वो तो जीरो होगा, y कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है मतलब vx दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल, हाफ ऑफ इनिशियल, इनिशियल का हाफ मतलब u/2। इनिशियल तो u है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी है vx, खाली vx दैट इज इनिशियल का हाफ। तो vx को कैसे लिखेंगे, u cos थीटा दैट इज u/2, u कैंसल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा का बताओ 1/2, तो cos है 60, तो थीटा थीटा कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू 60, तो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड इन 2010 मेंस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ मूविंग अहेड, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन एंड नाइस क्वेश्चन है, राइट, कोई खास बात नहीं है। चलें, अब विल टेक सम अदर क्वेश्चंस, राइट, इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेते हैं अब लोग। ठीक है, चलिए दिस वन, it is from 2011 means, it says that a projectile is fired at an angle of 45 degree, एक projectile को हमने फायर किया है at an angle of 45 degree, elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो उसका एलिवेशन एंगल कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर एलिवेशन एंगल बताना है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई दिस आउट कि एलिवेशन पॉइंट पर पहुंचकर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के एलिवेशन एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, चले बेटा मैं बता देता हूं आपको क्या होता है ये क्वेश्चन, समझा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज लाइक दिस वे कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, चलिए बेटा इसको करते हैं जल्दी से, क्योंकि एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ क्वेश्चन को, आई विल बी डीलिंग विद इट डायरेक्टली। ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल, कहाँ से हमने फेंका था, एंड इट वाज लाइक दिस वे गोइंग ऑन द प्रोजेक्टाइल हिटिंग द ग्राउंड लाइक दिस वे। तो मैक्सिमम जो हाइट हमने देखी थी दैट वाज h, मैक्सिमम हाइट वाज लाइक दिस वे, इट वाज h, कैपिटल H। दिस वन इज रेंज, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है r, रेंज r, और मैंने कहा था ये r/2, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमें एंगल ऑफ देखिए, तो एंगल ऑफ लाइन यहाँ पे एंड इस एंगल को हमने 45 कहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस वाले ट्रायंगल से आप कैलकुलेट करो tan phi, that will be r/2 r। ठीक है,
तो जब आप ये 2h/r देखोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपको, रेडियस के लिए फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, ओके 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके, sorry for the interruption। ओके, सो दिस वन, राइट। तो हमने जो अभी तक कैलकुलेट किया है, दैट इज दिस वन। ओके, तो कैलकुलेशन हमारी यहाँ तक आई है कि tan ऑफ फाई दैट इज सिंपली 2h/r, ठीक है ना। अब हमें देखना ये है कि h कितना है, ठीक है, और उसके बाद देखना ये है कि r कितना है, ठीक। देखो बेटा, h के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है और r के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, दोनों चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है ना। तो लेट मी से, मैं दोनों का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, h का वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग समथिंग इन द h, एंड r का वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो h का जो वैल्यू है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, तो दिस इज 2 इंटू, यह है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, और ये जो r है ना, इसका वैल्यू भी पता है, r का वैल्यू पता है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना। तो आप इसको देखो, यू स्क्वायर कैंसल, जी और जी कैंसल, 2 और 2 भी कैंसल हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन ऑफ 2 थीटा, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। तो यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और आपको ये चीज पता है साइन 2 थीटा होता है ना ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कैंसल, सो ये जो है इट विल बिकम साइन ऑफ थीटा बाय ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा, है ना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो आपको पता है, दैट इज 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, ठीक है। तो याद रखना है tan ऑफ फाई जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, फाई इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाफ ऑफ tan ऑफ, और क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा 45 है, तो यू कैन से tan 45 इज 1, सो दिस इज 1/2, तो आपका जो है tan फाई वो क्या आया, वो आया 1/2, ठीक है। और फाई किसके बराबर आएगा, देन फाई इज नथिंग बट इट इज tan इनवर्स 1/2, ठीक है। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम। नाउ अब हम देखो प्रोजेक्टाइल के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल, ये सिंपल टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, ठीक है, या इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को कहते हैं इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। पहले तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि ये प्रोजेक्ट ऑन इंक्लाइन या इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल किस चीज को कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, करते क्या है इसमें हम लोग, हम यहाँ पे सेम कहानी फिर से दोहराते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एट सम एंगल विद दिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखो चेंज किस तरह का होता है, चेंज यहाँ पे बिल्कुल ऐसे होता है कि हम एक प्लेन लेके आते हैं, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक प्लेन होता है, ठीक है। ऐसे करके मान लो, इफ दिस इज a line, दिस इज अनदर लाइन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को हमें यहाँ पे लॉन्च करना है। देखो करते कैसे हम लोग इस चीज को यहाँ पे अचीव, हम यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन थ्रो दिस अपवर्ड्स, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जब जाएगा ना तो फिर उसके बाद ये इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। तो याद रखा, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब हम क्या करते हैं, व्हेन प्रोजेक्शन एज वेल एज लैंडिंग, है ना, लैंडिंग पॉइंट लाई ऑन एन इंक्लाइन, जब हम क्या करते हैं,
प्रोजेक्टाइल को जहां से थ्रो करते हैं ना वो भी इंक्लाइन पर होता है वो पॉइंट, ठीक है ना, ये है ना प्रोजेक्शन पॉइंट, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, दिस इज द प्रोजेक्शन पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज द लैंडिंग पॉइंट, जहां पे प्रोजेक्टाइल ने लैंड किया, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट दोनों जो पॉइंट्स है ना, दे लाई ऑन इंक्लाइन, वो दोनों एक ही इंक्लाइन पे है, एक ही प्लेन पे है, ठीक है, वो दोनों प्लेन में है, एक ही इंक्लाइन के ऊपर है, ठीक है, इंक्लाइनेड पे है। then this type of projectile is called as then this projectile is called as projectile on incline। इसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं inclined projectile। गेटिंग मी, इट्स कॉल्ड एज inclined projectile। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को जहां से थ्रो करते हैं वो भी इंक्लाइन पर है वो पॉइंट, और जहां पे लैंड वो करता है वो भी इंक्लाइनेड पे है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक दिया है लाइक दिस वे, अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका इस तरह से और वो प्रोजेक्टाइल बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो मतलब एक इंक्लाइन से दूसरे इंक्लाइन पर मैंने फेंका है, इसको हम नहीं बोलेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, पता है क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, सेम इंक्लाइन से प्रोजेक्टाइल को फेंकना भी है और सेम इंक्लाइन पर वो प्रोजेक्टाइल गिरना भी चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये एक इंक्लाइन से दूसरे इंक्लाइन पे जा रहा है, सो इट्स नॉट इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल। इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। सो एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको हम उसी प्लेन से फेंकते हैं, उसी इंक्लाइन से फेंकते भी और उसी इंक्लाइन पर वो वापस भी आता है। नाउ यू हैव टू चॉइसेस, यू कैन थ्रो इट ईदर अपवर्ड्स लाइक दिस वे और यू कैन थ्रो इट ईदर डाउनवर्ड्स लाइक दिस वे, completely up to you। okay, so this projectile can be an upward projectile। ठीक है, इट कैन बी एन अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, मतलब जो प्रोजेक्टाइल प्लेन के इंक्लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है ऊपर की तरफ, या ये हो सकता है डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, मतलब इसके भी दो टाइप्स आपके निकलेंगे, इंक्लाइनेड में भी दो है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों में से एक, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम इस चीज को स्टडी कैसे करेंगे। एज यूजुअल हम फिर से मोशन को स्प्लिट करेंगे, हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल फिर से दो दो तरह मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है, एटसेट्रा वाली कहानी। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द ग्रेविटी, डाउनवर्ड फोर्स जो जी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो इस तरह से होगा, है ना। जरा इस ग्रीक जी को अच्छे से समझो, हम क्या कह रहे हैं। सिंपलेस्ट वे ये है कि आप प्रोजेक्टाइल को जब स्टडी करोगे ना, इस वाली डायरेक्शन को आप चूज करो एज एक्स एक्सिस, इस वाली डायरेक्शन को। ठीक है, चूज दिस डायरेक्शन एज एक्स एक्सिस, इस वाली डायरेक्शन को चूज करो बेटा आप एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कहां से होगा आपका, इसके परपेंडिकुलर ऑब्वियसली सर, और क्या, वाई एक्सिस हो गया ये वाली एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, है ना। तो मतलब अगर मैं यहां पे बनाऊं, दिस वन इज द वाई एक्सिस, है ना। और मान के चलो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा, है ना। तो जी को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, यहां से क्या निकलेगा, जी कॉस थीटा, एंड जी साइन थीटा कहां से निकलेगा, अलोंग द प्लेन, दिस विल बी द जी साइन थीटा। बस कहानी इतनी है, सिर्फ इतनी सी कहानी है कि इसमें होगा क्या, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। ठीक है ना। अब बताओ एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा यही बस, ये पॉइंट समझ गए तो कहानी खत्म। समझ गए ना, हमने जी को स्प्लिट किया है दो पार्ट्स में। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन होगी ना, इस बार एक्स एक्सिस वाली एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, है ना। एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन होगी वो देख लो, जी साइन थीटा है एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन, लेकिन डाउनवर्ड है ना, तो विल कॉल्ड एज माइनस जी साइन थीटा, है ना। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, ओके। और वाई एक्सिस से जो एक्सेलरेशन है वो इस टाइम पे जी कॉस थीटा है ना। तो देखो इस केस में क्या है, जब आप इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल को ट्रीट करोगे ना, तो इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल में दो एक्सेलरेशन आएंगी, एक एक्सेलरेशन होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरी वाली एक्सेलरेशन होगी अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाली एक्सेलरेशन को आप कहोगे जी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस वाली एक्सेलरेशन को आप कहोगे जी साइन थीटा। या ये जो जी कॉस थीटा है ना, इट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटी, इट्स जस्ट अ नेम, पैरेलल कंपोनेंट।
पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी। बोलोगे सर नेम किस बुनियाद पे? इंक्लाइनेड के बुनियाद पे। जी कॉस थीटा है ना इंक्लाइन को परपेंडिकुलर, ये देखो ये इंक्लाइन है ना, जी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर, सो इसीलिए इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दिया। और जी साइन थीटा इंक्लाइन पे ही लाई करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब चलो इसको थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ, इस कहानी को आपको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके, ठीक है ना। देखो कैसे है, लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम अगेन सो दैट आप आराम से समझ सको कि क्या चल रहा है। दिस वन इज द वन डायरेक्शन एंड दिस वन इज द अनदर डायरेक्शन। ओके, इंक्लाइनेड है ना, ये इंक्लाइन है, और हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है एक लोअर से अपर, है ना। दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसे जा रहा है, मान लो अपवर्ड जा रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है ना। अपवर्ड में मान के चल रहा हूँ कि अपवर्ड ही मोशन हो रही है, ठीक है। ओके ठीक, अब देखो ऐसे करके, ठीक है ना। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे समझ लो अच्छे से। जरा तुम लोग मुझे बोलो, जब ये प्रोजेक्टाइल जो है ना, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेट अस ट्रेस वन थिंग, चलो मैं इसका प्रोजेक्शन ट्रेस करता हूँ, ये वॉल है, यहाँ से मैं प्रोजेक्शन ट्रेस कर रहा हूँ। तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा ना ऐसे करके, दिस इज द प्रोजेक्शन, है ना। यानी इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे है, स्क्रीन पे देखो, पॉइंट A1 पे प्रोजेक्शन है ना। तो जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये प्रोजेक्शन कहाँ आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन थोड़ा ऊपर जाएगा। अब ये प्रोजेक्शन पॉइंट A2 पे है, प्रोजेक्शन मीन्स शैडो, है ना। और ये यहाँ से प्रोजेक्शन इसका थोड़ा और ऊपर जाएगा A3 पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, a bit above A4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस वे, से फॉर एग्जांपल डैश डैश अप टू AN, है ना। अच्छा वाई एक्सिस पे यहाँ से बता सकते हो प्रोजेक्शन का क्या हाल है, इस एक्सिस पे, ठीक है ना। हाँ जी सर, क्यों नहीं, प्रोजेक्शन का बता सकते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये ऐसे ही है, ठीक है। इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट इट्स नॉट विजिबल, ओके लेट मी चूज सम अदर कलर, ओके। इस पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे यहाँ पे है, इस पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे होगा, ठीक। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो आप देखो प्रोजेक्शन ऐसे मूव कर रहा है ना। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऐसे एक्स एक्सिस से चल रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस मोशन, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो मोशन है उसके इक्विवेलेंट है ना। देखो अगर आप इस पॉइंट पे प्रोजेक्शन बनाओगे ना, या इस पॉइंट पे वापस प्रोजेक्शन बनाओगे, ये नीचे नीचे आएगा फिर से वापस ये प्रोजेक्शन। एनीवेज प्रोजेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट्स जेईई एडवांस का टॉपिक है, प्रोजेक्शंस के बारे में स्टडी करना है, इट्स जेईई एडवांस टॉपिक, और आपको उतनी हाईएस्ट लेवल पे जाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बस याद रख लो इसमें कि प्रोजेक्शन क्या करता है, हाउ प्रोजेक्शन मूव्स, ठीक है ना। बस सिंपल, वैसे नहीं पूछेंगे बट सिंपली, नीट में तो पूछते ही नहीं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा आइडिया रखो जहन में कि प्रोजेक्शंस पर कैसे कैसे मूव करती है प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी फिर से, एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज वाली मोशन, बस अब वही चलेगा, आपको इक्वेशंस लगानी है एक्स एक्सीज पे वाई एक्सीज पे। एक्स एक्सीज वाली इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है। एक्स एक्सीज से वेलोसिटी होती है u cos, चलो मान लो यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज अल्फा, कि चलो एक छोटी सी डायग्राम बना ही देते हैं, ये ऐसे है, दिस इज द इंक्लाइनेड प्लेन, ये इंक्लाइनेड प्लेन है, और ये जो है ना ये एंगल दिस इज बीटा, क्या है ये, बीटा, बीटा है ना, इट्स इंक्लिनेशन एंगल ना, इंक्लिनेशन के, इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल ये जो है ना इंक्लाइन किस एंगल पे है, दैट्स इंक्लिनेशन एंगल, ओके। और प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से फेंक के ऐसे आड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे पहुंचा दिया हमने इसको, ठीक है ना। और अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है लाइक दिस वे, और ये वेलोसिटी u है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना इसको हम लोग मानेंगे अल्फा, तो यहाँ से होगा u cos अल्फा जो x कंपोनेंट होगा और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ से होगा परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में ऐसे, यहाँ से होगा u sin अल्फा, है ना, ठीक। और ग्रेविटी भी स्प्लिट हो चुका है, वो फैक्टर तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी, ठीक है। तो बताओ मुझे, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी,
y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज u sin अल्फा, है ना। ओके, x कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटी वो पता है, दैट इज माइनस g साइन ऑफ। देखो ग्रेविटी का फैक्टर कैसे स्प्लिट होता है, मान लो यहाँ पे ग्रेविटी का फैक्टर ऐसे स्प्लिट होगा ना, और हमने देखा दिस एक्सिस, इस डायरेक्शन को हमने y एक्सिस माना था, और ये जो एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा ही होगा यहाँ पे, दिस इज g, यहाँ से निकलेगा g cos बीटा, कि फिर से बताना, यहाँ से निकलेगा g sin बीटा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो दैट इज एक्स एक्सिस से जो एक्सलेरेशन होगी दैट इज जी साइन बीटा माइनस जी साइन बीटा, और यहाँ पे जो होगा दैट इज एक्सलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस दैट इज जी कॉस बीटा, है ना। तो ये चीज आपको पता है, ठीक। अच्छा चले बेटा एक एक कैलकुलेट करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट अस कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज को कहेंगे, कि कितना टाइम इसे लगता है टोटल मोशन करने में प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग ऑब्वियसली वाई एक्सिस वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे, हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। मतलब हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे हम देखेंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट तक देखेंगे कितना टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लेट अस सपोज टी टॉप, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है, टी टॉप। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, वाई कंपोनेंट 0, और एक्स कंपोनेंट क्या है, दैट इज यू साइन अल्फा प्लस, ओके, और यहाँ पे क्या है, दिस इज यू वाई, वाई कंपोनेंट इज यू साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस दैट इज जी cos of beta, okay, then there is a t, okay, t top, okay, चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जब देखो यार जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा प्रोजेक्टाइल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव ना, ऊपर की तरफ जाएगा ना अगेंस्ट ग्रेविटी, u sin अल्फा दैट इज g cos बीटा इंटू टी टॉप, ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टी टॉप विल बी सिंपली u sin अल्फा divided by g cos, okay, divided by g cos बीटा, है ना। तो दैट इज u by g sin अल्फा by cos बीटा, ओके, दिस इज द टाइम जो इस प्रोजेक्टाइल को लगेगा टॉप पोजीशन तक जाने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, टी टॉप, हम इसको टॉप कह सकते हैं ऐसे। u sin थीटा क्या है बेटा, u sin थीटा इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, and what is g cos beta, g cos beta is the acceleration along y axis, simple। so total time of flight कितना लगेगा, total time of flight होगा ना twice time the top, टॉप तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, वापस आने में भी इतना ही लगेगा, ठीक है, दैट इज 2 uy by gy, है ना। तो t is simply twice uy divided by gy। देखो 2u by g तो वो पहले भी होता था, 2u by g पहले से ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u by g, लेकिन यहाँ पे y वेलोसिटी का y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी y कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया जो टाइम इसे लगेगा टॉप तक पहुंचने में, ठीक है ना, सिंपल। अब आप उसके बाद क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेंज कैलकुलेट, अब चलो मैक्सिमम हाइट देखते हैं पहले, मैक्सिमम हाइट किस हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे डेरिवेशन, सिंपल है। मैक्सिमम हाइट के लिए बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2as, है ना। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है, माइनस y कंपोनेंट है u साइन ऑफ अल्फा स्क्वायर दैट इज ट्वाइस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी कॉस बीटा, माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मान लो हाइट है एच मैक्स, एच मैक्स इज द हाइट जो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लग रहा है, तो दिस इज माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज माइनस 2g cos ऑफ बीटा h ऑफ मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम आप कैलकुलेट करोगे दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
डिवाइड बाई 2g cos बीटा। देखो यार ये भी सिंपल है, दिस इज यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2i है ना। दिस u sin थीटा होता है ना यू वाई, और g cos बीटा होता है g। तो h मैक्स मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gy। वैसे हाइट मैक्सिमम हाइट पहले भी हुआ करती थी यू स्क्वायर बाई 2g है ना, और यहाँ पर भी यू स्क्वायर बाई 2g है, लेकिन दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का y कंपोनेंट। आई होप गेटिंग मी, ठीक है। रेंज, जल्दी से, रेंज का फॉर्मूला डिस्टेंस अलोंग एस एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। तो बताओ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज रेंज, यू एक्स है यू कॉस एल्फा और टाइम होगा टी, क्योंकि हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज माइनस जी साइन बीटा है ना, और टाइम इज टी स्क्वायर, ठीक है। तो आर इज सिंपली, अरे यार बहुत लंबी कैलकुलेशन है, यू कॉस एल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे है टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम देख चुके हैं, ट्वाइस यू साइन एल्फा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा है ना, किया ना अभी कैलकुलेट हमने, प्लस 1/2 ऑफ, प्लस नहीं आएगा, प्लस के बदले माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जी साइन बीटा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम अभी देख चुके हैं 2u साइन एल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, ओके स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे आगे अब बढ़ते हैं, देखो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, आई गेस यू मे बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है ना, ना आपके बोर्ड एग्जाम में है ये और ना नीट एग्जाम में डेरिवेशन पूछते हैं, ठीक है। तो आई विल राइट फॉर्मूला डायरेक्टली, आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सॉल्व करके देख लो, 2u साइन ऑफ एल्फा divided by g cos square beta, and then we have a cos alpha plus beta. This is the beautiful formula for calculating the range, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये होमवर्क बोल रहा हूं आपको कि कैलकुलेट करो रेंज कब मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू है ना, रेंज कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। रेंज देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज 45 में मैक्सिमम होता था। लेट मी गिव यू अ हिंट कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डी आर बाई डी अल्फा को 0 के बराबर पुट कर दो, है ना, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दो, ठीक। तो जब आप करोगे ना, आपका जो आंसर है ना, लेट मी से आंसर क्या आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आंसर आपका आना चाहिए अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस β/2 है ना। आई होप आप ये मुझे करके आप मुझे सेंड कर दोगे, ठीक है। मैक्सिमम रेंज का ये कंडीशन है मैक्सिमम रेंज के लिए, और मैक्सिमम रेंज के लिए जो फॉर्मूला आएगी दैट विल बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, है ना। हम कल के क्लासेस में इन दो फॉर्मूलाज पे डेरिवेशन ये देखेंगे, अगर आपको नहीं आए तो मुझे बोल देना, ठीक है। और कल के क्लास में हम लोग डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल बेसिकली हमारा लास्ट प्रोजेक्टाइल का लेक्चर होगा, ठीक है। देन वी विल हैव सम न्यूमेरिकल्स इन टुमारोज लेक्चर, एंड विल फिनिश दिस projectile motion, the case of projectile motion, ठीक है। In next class we'll be taking up some graphs, then we'll move to relative motion, right? So see you in next lecture.